आज की क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे। चैप्टर 4 हमने प्रीवियस क्लासेस में सारे थ्योरी पार्ट्स थर्ड चैप्टर के कर लिए थे कवर। आज से हमारे 4 चैप्टर से स्टार्ट होंगे लेकिन 4 चैप्टर्स में अभी आप लोगों के कुछ थ्योरी पार्ट्स रह रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, आप लोगों का कुछ जो थ्योरी पार्ट है वो मुझे बाद में करवाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी थ्योरी पार्ट वो करवाऊंगी। अभी हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल में हम कुछ विधियाँ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपका क्या है, राष्ट्रीय है। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ था राष्ट्रीय आय कैसे, मतलब उसमें कौन कौन सी जीडीपी, एनएनपी वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने, अगर आप लोगों को ये इस चैप्टर पे आना है तो सबसे पहले उस वाले चैप्टर को प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय तुम्हारी 3 विधि से निकाली जाती है। पहली आपकी होती है मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, सेकंड आपकी होती है आय विधि, और थर्ड आपकी होती है व्यय विधि। ठीक है, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो व्यय विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, आय विधि और मूल्य वृद्धि विधि का बहुत कम यूज़ होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों का मूल्य वृद्धि विधि, अगर आप लोग चाहें तो वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम वैल्यू एडिड मेथड, तो हमारा इसे हम NNP-FC निकालना होता है। जब हमें NNP-FC, तब हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे हम मूल्य वृद्धि विधि को क्या कहेंगे, वैल्यू एडिड मेथड। ओके, उसके बाद आप लोगों को देखो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो हमारा कौन सा है, मूल्य वृद्धि विधि। अब मूल्य वृद्धि विधि और हमारा देखो, ये तो हमारा हो गया वैल्यू एडेड मेथड। हम सबसे पहले इसी को देखते हैं, बाद में हम इनकम तुम्हारा ये वाला देखेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड, तो हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों का सबसे पहले हमारा है मूल्य वृद्धि विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, मूल्य वृद्धि विधि निकालना है, आपको मूल्य वृद्धि विधि निकालना है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बिक्री। देखो मैं हिंदी में करवा रही हूँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश में करना हो तो प्लीज़ आप एक बार मेरे से ज़रूर बोल दें। बिक्री मतलब सेल्स, प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक में, इसे हम चेंज स्टॉक भी कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा इसमें स्टॉक में परिवर्तन हो गया। उसके बाद हमारा माइनस होगा मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे ये इतना निकलने के बाद आप लोगों को निकालना होगा हाँ, तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, मध्यवर्ती उपभोग को। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, माइनस में मूल्यह्रास। ठीक है, माइनस में मूल्यह्रास, माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो आप लोगों को देखो क्या क्या करना है, बिक्री को करना है, स्टॉक प्लस करना है, किससे, स्टॉक में परिवर्तन, माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, माइनस मूल्यह्रास, माइनस
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसे हम NDPFC बोलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या निकलता है वैल्यू एडेड मेथड में, NDPFC निकलेगा। ठीक है, इसे हम NDPFC, मैंने आप लोगों को प्लीज़ आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको NDPFC में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करवा दिया है 3rd चैप्टर में आपके। तो देखो NDPFC तो निकल आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी निकल आएंगी। अब हमें अगर NNPFC निकालना है मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा अगर हमें अपनी राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले NDPFC निकालना होगा। NDPFC निकालने के लिए हमें बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ये करना होगा। जब इन सबको प्लस माइनस करके जब हमें NDPFC मिल जाएगा तो हमें क्या निकालना होगा, NNPFC। ठीक है, तो हमें ये निकालना होगा। अब आपको ये निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, जो NDP है, NDPFC है, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, NFIA। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में करवाया है ये NFIA क्या होता है, और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म भी बताई हुई है। ठीक है, तो ये जो भी निकलेगा इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, NNPFC मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को मतलब किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से प्लस करना है, सारी चीज़ें मैं इसमें क्वेश्चन करवा देती हूँ। अगर मैं अभी क्वेश्चन करवाने लगी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको वन बाय जैसे इसको समझा रही हूँ सेम एक क्वेश्चन करवा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वेट मिनट, एक्चुअली मैंने इसमें ना, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको ये समझाऊंगी तो आपको फिर से, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है उसमें GDP से NNP पे जाना है, अगर N पे जाना है तो हमें क्या माइनस करना है, डेप, और N से G पे आना है तो प्लस डेप। ठीक है, FC से MP पे जाना है तो MP से FC पे जाएंगे तो क्या करेंगे, और FC से MP पे आएंगे तो प्लस होगा और इसमें माइनस होगा, NIT, इसमें प्लस होगा NIT। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फुल फॉर्म होता है। तो ये जितना है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, इम्पॉर्टेंट है। 3rd चैप्टर में मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप लोगों को देखो, अगर अब मेरे सामने तो हो नहीं आप लोग कि मैं इसको अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को, तो मैं वीडियो के थ्रू ही मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के बाद आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं फटाफट, एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ वैल्यू एडेड मेथड का। ठीक है, हाँ, तो देखो इसमें क्या है ये क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़ों में से उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, या मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, ऐसे करके बोल देगा, या फिर वैल्यू एडेड मेथड इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप लोग तो हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी से करें, अगर आप इंग्लिश में बेटर फील करो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, एज़ यू लाइक। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस में देखो सबसे पहले आपको बिक्री दी गई है 5500, स्टॉक में परिवर्तन 500, अन्य फर्म में क्रय कच्चा माल 700, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान 100, अनुदान 30, विदेशों से शुद्ध आय। देखो ये प्लस में है, माइनस में नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना, ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। हाथ से कितना है, 40। ठीक है,
अब आपको क्या करना था, मैंने कहा था सबसे पहले आंख बंद करके कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि आप लोगों को सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि द्वारा करना है। तो डायरेक्ट आप NDPFC ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब NDPFC में क्या है, बिक्री है, स्टॉक में परिवर्तन है, मूल्य वृद्धि, वहाँ की डेटा को फटाफट रख दो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा क्या रखना है, NDPFC, ठीक है। NDPFC को क्या कहते हैं आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, विक्री आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, विक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, माइनस मध्यवर्ती वस्तु, ओके, माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो मैंने फॉर्मूला नोट कर लिया है। अब मुझे दिखाना भी पड़ेगा आपको इसमें, देखो बिक्री कितनी है, सबसे पहले आपने NDPP लिख दो, वैल्यू लिखो यहाँ पे, बिक्री कितनी है 5500, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5500 लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो 5500 प्लस में, अब बोला गया है स्टॉक में परिवर्तन। देखो स्टॉक में एक तो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, दूसरा ओपनिंग बैलेंस होता है। अगर आपको डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन में स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड कर दो। और अगर इसमें आपका प्रारंभिक या ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग दिया है तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस करना, उसके बाद वैल्यू को इस पे रखना, ठीक है। आया समझ में। अगर हम नॉर्मली भी मैं अलग सा बता दूंगी, अगर आपको मैं यहीं साइड में बता देती हूँ, अगर आपको जैसे स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला, स्टॉक में परिवर्तन, क्योंकि कई बार आप लोगों को ना ये पूरा प्रॉपर नहीं दिया जाता, आरंभिक और मतलब अंतिम और आरंभिक करना होता है, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक, ठीक है। तो इसको जब आप लोग ये करेंगे ना तो इससे आप लोगों का क्या आ जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा, जो भी स्टॉक में परिवर्तन होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ओके, ठीक है। तो आप लोगों का ये 500 हो गया, ठीक है। अब स्टॉक में परिवर्तन कितना है आप लोगों का, डायरेक्ट दिया है तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन कितना है 500 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 500, समझ में आ रहा है, ये मैं तो बस ऐसे कर लेती हूँ, देखो, ठीक है, ओके। अब देखो 500 हो गया, स्टॉक में परिवर्तन कितना है 5500, इसमें 500 लिख दो। उसके बाद आप लोगों का क्या है, ये तो आपका नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले में नहीं है, जो नहीं आएगा उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, क्या है मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु दी है क्या, यहाँ पे देखो मध्यवर्ती वस्तु कहीं दी है, मध्यवर्ती वस्तु कच्चा माल दिया है ना भाई, कच्चे माल के रूप में दिया गया है।
तो हम क्या करेंगे, कच्चे माल का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु होती है। अब मध्यवर्ती वस्तु में भी आपकी अंतिम वस्तु होती है और मध्यवर्ती वस्तु होती है। अगर अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु दोनों दिया गया है, ठीक है, मध्यवर्ती अगर ये दोनों दिया गया है तो अंतिम माइनस मध्यवर्ती कर सकते हो, अंतिम वस्तु माइनस मध्यवर्ती। लेकिन इसमें तो हमें डायरेक्ट मध्यवर्ती दे दिया गया है, तो मध्यवर्ती इसमें क्या होगा भाई, मध्यवर्ती कच्चे माल के रूप में दिया गया, मतलब अन्य फर्म क्रय कच्चे माल, तो कितना है 700 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस में माइनस में, माइनस में है तो आप लिख लोगे 700, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास कितना दिया गया है 40, तो आप लोग इसको क्या करोगे, लिख लोगे 40, ठीक है 40। उसके बाद हमारा क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसमें आप लोगों का क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, एक तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, सॉरी, एक तो आप लोगों को अनुदान दिया गया है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिया गया है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान। मतलब जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया जा रहा है उसमें कितना भुगतान हो रहा है, वो बैलेंस दिया हुआ है और अनुदान दिया हुआ है। आई थिंक मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि अब 1 मिनट में आप लोगों को दिखाई देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है उसके अंदर। हाँ, अप्रत्यक्ष कर, ये देखिए आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि NIT अगर हमें निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो हमें अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान करना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये भी फार्मूला नोट कर लो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट, ये ना देखो इसके अंदर फार्मूला तो एक है लेकिन चीज़ें आपकी, जैसे मध्य स्टॉक में परिवर्तन 2 होते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग हो गया, मध्यवर्ती वस्तुएं 2 वस्तुएं होती है, अंतिम और ये, तो आपको ये भी निकालने का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई। अब आप लोगों को प्रत्यक्ष NIT निकालना है, ठीक है, तो NIT निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष को कर को माइनस कर देंगे अनुदान से। तो भाई अनुदान, अब यहाँ पे देख लो आप लोगों का क्या होगा, अनुदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये मैं बना रही हूँ ना साथ के साथ, क्योंकि अगर आप लोगों को ये निकालना नहीं आएगा ना तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते, और जब तक आपकी वैल्यू सही नहीं होगी तो आपका आंसर तो बिल्कुल सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे अनुदान कितना है, 30 है, और आपका ब्रैकेट में ले लो इसे बेशक 100, तो 100 कितना लिख लोगे आप, 100 माइनस 30, ओके। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस 30 हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों को अब इसको माइनस करना है, ठीक है, कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे तो आपको माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ गया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस होगा इससे। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करना है, इन सबको प्लस कर दो। अब बताओ यहाँ पे आप प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको पूरी तरह से करते हैं तो देखो यहाँ पे 500, 0 का 0, 0, 10, 5, 5, 10, 0, 1 कैरी, 5 and 6, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस में। अब आप लोगों का ये हो गया, तो अब ये प्लस हो गया तो ये प्लस का है, अब ये माइनस है तो आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 700। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, माइनस है, ये माइनस है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको से इसमें से आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब माइनस कर दो आप लोग इसको, 6 इसमें से 700 माइनस कर दो। तो यहाँ पे आप साइड में करके देख लो कितना होगा, 700 एंड 600, तो 0 0 एंड 10 10 एंड 7 3 एंड यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये प्लस होगा और इसमें ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद हमारा 53 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो, अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना चाहते, जैसे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो कि नहीं मेरे को यहाँ पे दिक्कत होगी, तो आप बेशक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 53 कर दो, इसको माइनस कर दोगे, यहाँ पे 40 आ जाएगा, -100, ठीक है, -30। आया समझ में। अब उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्लीज़ आप लोग नीचे ही लिख लेना उसके। ये तो मैंने फार्मूला इसलिए बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 40 लिखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी माइनस कर दो भाई, 40 माइनस कर दो, 40 माइनस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 10 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 4 6, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मीन्स यहाँ पे 10 10 4, ओके, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, वो सॉरी, ठीक है, 6 बचेगा। अब यहाँ पे आपने 1 कैरी ले लिया, तो यहाँ पे कितना 2 बचेगा, 2 ले लो, और इसके बाद आपका यहाँ पे एज इट इज़ 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी ये है। अब देखो यहाँ पे 100 माइनस में 30, 100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, नॉर्मल है, 30 चला गया, 70 बच जाएगा। तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ही मैं निकाल दे रही हूँ, देखो यहाँ पे इक्वल लगा के आप लोग इसके नीचे लिख लेना। अब यहाँ पे इसमें से ये भी माइनस हो जाएगा, 70 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 70 माइनस होने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 52। मैं एक दूसरे पेज पे कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे देख लेती हूँ। तो 52 है यहाँ पे, 52, ठीक है। 60 माइनस में कितना आ जाएगा, 70 0 0, 16 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 एंड 7 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 भी रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 590, ठीक है। इसका मतलब आपका जो NDPFC है वो इतना हो गया आपका। अब हमें निकालना क्या है, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें निकालना था NNPFC निकालना है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, अभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, अब हम कौन सा NNPFC, ठीक है। तो NNPFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा NDPFC आया है उसी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, किससे, NFIA से, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे 90 एंड NFI कितना है, NFI मतलब NFI आपका प्लस में है, विदेशों से शुद्ध कारक आय। मैंने आप लोगों को इसका भी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। विदेशों से और विदेशों को, अगर को होता तो माइनस होता, से है इसलिए प्लस है, तो आप यहाँ पे हमेशा प्लस में ही वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको 80 लिख लेंगे क्योंकि NFIA हमें कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को इसको ऐड कर देना है, ऐड हम कर देते हैं, 0 आ जाएगा, 8 8 16 17 7 1 × 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आया समझ में? आई होप आप लोगों को मूल्य वृद्धि विधि किस तरह से निकालनी है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, मैंने आपको इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे कुछ नहीं आया है समझ में, तो प्लीज़ एक बार और पूछ लेना। ठीक है, अब हम सेकेंड पे कर देते हैं आय विधि। ठीक है, आय विधि कैसे होगी भाई? आय विधि, ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि समझ में आ गई। सेकंड है हमारी आय विधि। ठीक है, आप इसमें बेशक आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, समझ में आया? मतलब अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी देखो क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इजी हैं। अगर आपको समझ में आता है तो दोनों इजी हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई भी इजी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर ध्यान से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत होने का क्या मतलब है कि आपको आएगा ही नहीं, आप पेपर में 5 नंबर का छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, 5 नंबर का फ्री के 5 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इनकम मेथड कैसे, इनकम मेथड में लिख देती हूँ। अभी इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी भी बता दूंगी इनकम मेथड की, लेकिन अभी तो हम न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं तो हम भी इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखो सबसे पहले आप लोगों को इनकम मेथड में करना क्या होता है। इनकम मेथड में करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आईवीडी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले हमारा आएगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, प्लस में आएगा प्रचलन अधिशेष। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आएगा प्लस में आ जाएगा आपका स्वनियोजित। स्वनियोजित की मिश्रित आय। ठीक है, अब देखो स्वनियोजित की मिश्रित आय हो गई, प्रचलन अधिशेष हो गया और कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया। सबसे पहले ये निकालोगे, इसको हम मतलब सबसे पहले एनडीपीएफसी निकलेगा। इसे ये वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा आप देखो तीनों विधि से करोगे ना, आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। इसमें भी सबसे पहले एनडीपीएफसी ही निकलेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब ये जब आपका निकल जाएगा ये, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालेंगे कैसे, प्रचलन अधिशेष कैसे निकालेंगे, स्वनियोजित की मिश्रित आय कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये ना इसके जो आप लोगों को मेन फार्मूला है वो तो दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये पहले निकल जाएगा, उसके बाद हमें एनएनपीएफसी निकालना होगा। एनएनपीएफसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एनडीपीएफसी की वैल्यू को क्या करना है, प्लस कर देना है एनएफआई से। बहुत इजी है ना। चलो एक क्वेश्चन हम इसमें भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना, साथ के साथ मैं आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस भी करवा दूँगी, तो आप लोगों को इजी लगेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी। ठीक है,
तो आप लोगों को मैंने ये तो बता ही दिया है जीडीपी पे, मतलब जीडीपी एनएनपी में कैसे चेंज होगा, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। थर्ड चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाई हुई है, मैं बार बार कह रही हूँ। उसको देखने के बाद अगर आप यहाँ पे समझते हैं तो आपको 200% है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कर लेना। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ फटाफट एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप लोगों को आय विधि बताई थी, आय विधि में कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रचलन अधिशेष स्वनियोजित की मिश्रित आय। तो उसके बाद अगर हम इसमें क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी निकालेंगे। एनडीपीएफसी के बाद हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए इसमें हमें एनडीपीएफसी जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें एनडीपीएफसी का वैल्यू रख के और एनएफआई क्या करना है, हमें प्लस करना है। अब देखो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी निकालना होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा है मेथड, आप लोग प्लीज़ एक बार देख लेना प्रीवियस वीडियोस भी। और ये जो मैं मेथड बता रही हूँ ये हमारा डायरेक्ट एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो एनडीपीएफसी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है क्या, प्रचलन अधिशेष, ठीक है। देख लो प्रचलन अधिशेष ही है, तो आप यहाँ पे प्रचलन अधिशेष लिख लो। प्रचलन अधिशेष, ठीक है, हो गया प्लस में। अब इसके बाद हमारा क्या, स्वनियोजित की मिश्रित है, तो स्वनियोजित नियोजित की मिश्रित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कर्मचारियों का पारिश्रमिक में सबसे पहले यहाँ पे देखो कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ है। कई बार हमारे कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं भी दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कई बार हमारे इसमें दिया जाता है नगद मजदूरी तथा लाभ ऐसे करके और उसको प्लस करो फिर वैल्यू, जैसे इसमें तो डायरेक्ट दिया है, ठीक है। बाय चांस अगर आप लोगों को नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक बता दे रही हूँ और आप डायरेक्ट इसमें कर्मचारियों का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख लेना इसमें। कर्मचारियों का श्रमिक, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, पारिश्रमिक। तो अगर हमें इसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, नगद, आप लिख सकते हैं नगद मजदूरी तथा वेतन भी दिया जाता है कई बार, इसको प्लस करना है, ठीक है। किससे प्लस करना है, किस्म के रूप में सुविधाएं, आप लिख सकते हैं किस्म के रूप में सुविधाएं, ठीक है, किस्म के रूप में सुविधाएं, प्लस में सामाजिक सुरक्षा, प्लस में सामाजिक सुरक्षा। आप यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान, ठीक है, योगदान। देखो ये तुम्हारा क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है।
प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार आप लोगों को डेटा आप लोग देखोगे, आपकी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को कि उसमें हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक वगैरह कई बार नहीं दिया जाता। कई बार ऐसे दे देंगे, सिर्फ वेतन दे देंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कर्मचारियों का अगर सिर्फ वेतन दिया गया है तो यहाँ पे वेतन की वैल्यू फाइंड कर दो, और अगर 2-3 दिए हुए हैं तो उसको क्या करो, सबको प्लस करके कर्मचारियों का पारिश्रमिक में वैल्यू रख दो। क्लियर है इतना? उसके बाद हमारा ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं निकालना आएगा तो आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, 13,300। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 13,300। ठीक है, प्लस में प्रचलन अधिशेष। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रचलन अधिशेष। तो प्रचलन अधिशेष आप लोगों को कितना दिया है यहाँ पे, प्रचलन ये है। ठीक है, प्रचलन अधिशेष इसमें कितना दिया है, 5,000 दिया हुआ है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए प्रचलन अधिशेष का भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रचलन अधिशेष निकालना है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो आपको, जैसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें तो मैंने जो अभी आप लोगों को करवाया है ना, उसमें तो है नहीं। ठीक है, मतलब इसमें मैंने अलग अलग नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगा तो आप निकालोगे। ठीक है, तो प्रचलन अधिशेष निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, प्रचलन अधिशेष। ठीक है, प्रचलन अधिशेष निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लगान, लगान मतलब होगा तुम्हारा किराया। ठीक है, किराया प्लस में ब्याज, ब्याज आप यहाँ पे ब्याज लिख सकते हैं, प्लस में रॉयल्टी। ठीक है, प्लस में लाभ। अब लाभ भी तुम्हारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाभ भी आप लोग देखेंगे ना, तो लाभ तो आपके लाभांश ऐसे करके आपका लाभ के भी कई टाइप होते हैं। तो मैं अभी बता दूंगी आप लोगों के लाभ के कितने टाइप होते हैं, कैसा होता है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर तो आपने ये लगा दिया, लेकिन इसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें, इसी के नाम को दूसरे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप लोगों को लिखवा देंगे संपत्ति से प्राप्त आय। ठीक है, उद्यमियों से प्राप्त आय, तो अगर दे दिया तो उसको भी प्लस करना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही सब दिया जाए तो प्रचलन अधिशेष निकलेगा। प्रचलन अधिशेष आपको देखो मैं और में दे देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब प्रचलन अधिशेष निकालने के और भी वर्ड्स दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं संपत्ति से प्राप्त आय, संपत्ति से प्राप्त आय प्लस में उद्यम वृत्ति, मतलब उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय, से प्राप्त आय। अगर ये चीज़ भी दी गई है ना, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, प्लस करके, और फिर प्रचलन अधिशेष निकलेगा। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं आपकी, लगान किराया तो लाभ है ही, निगम कर वगैरह भी होते हैं, निगम कर तुम्हारा लाभ के अंदर आ जाता है। ठीक है, आवर्तित लाभ भी होते हैं। तो आप लोगों को ना मतलब लाभ में भी कई टाइप के होते हैं, अभी तो मैं थ्योरी पार्ट नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि लाभ अगर आप लोगों का नहीं दिया है, ठीक है, लाभ अगर नहीं दिया है और आप लोगों को सिर्फ लाभांश दे दिया है या निगम कर दे दिया गया है, तो उसको किस तरह से निकालेंगे, तो सभी जितने भी लाभ आपको दिए रहेंगे ना, उसको सबको प्लस करके और फिर वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमारा क्या निकलता है, आय का वो, जैसे मैं यहाँ पे ही लाभ का दे दूँ या फिर मैं किसी उसमें बता देती हूँ। ये आपको समझ में आ गया? अभी मैं प्रचलन अधिशेष निकालना बता रही हूँ, तब क्योंकि प्रचलन अधिशेष निकलेगा तभी तो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे आप, तब वैल्यू फाइंड करोगे तभी तो प्लस होगा आपका स्वयं की मिश्रित आय से। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरे पेज पे बता देती हूँ मैं, इसी में देखो यहाँ पे लाभ तुम्हारा जो होता है, लाभ इसके 3 प्रकार होते हैं तुम्हारे। ठीक है, और इसको भी क्या कहते हैं, प्लस करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाभांश, ठीक है, और निगम कर, निगम कर हो गया, और थर्ड आपका अतिरिक्त आय। ठीक है,
अतिरिक्त आय। तो इन तीनों को प्लस करोगे ना आप, लाभ निकालने के लिए अगर लाभ निकालना है तो आप लाभांश और निगम कर और अतिरिक्त आय, प्लस में अतिरिक्त आय, ठीक है, तो आपका लाभ निकलेगा। अब जब लाभ निकल आएगा, यहाँ पे अगर कई बार आपके क्वेश्चंस में लाभ नहीं दिया होता, लाभांश दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आपका लाभ निकल जाएगा तो आप यहाँ पे वैल्यू पे फाइंड कर देंगे और सबको प्लस करके, और आप यहाँ पे प्रचलन अधिशेष की वैल्यू में रख देंगे, तो आपका मतलब ये निकल आएगा प्रचलन अधिशेष। ये याद रखना, प्रचलन अधिशेष निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। आप लोगों को ना जो ये मैं करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नोट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अगर आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ तो बाद में आपको दिक्कत होगी। आई नो आप लोग जब देखोगे फर्स्ट टाइम तो शायद आप लोगों को थोड़ा डाउट लगे, लेकिन प्लीज़ एक बार कर लेना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया गया है प्रचलन अधिशेष, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 5000 लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस में करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्या होगा, स्वनियोजित और मिश्रित आय। तो स्वनियोजित की मिश्रित आय डायरेक्ट दिया है, इसमें हमें कुछ भी अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम डायरेक्ट इसमें 16100, ठीक है, वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आती है, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे आप प्लस करके देख लेना। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। इसमें आपका 34,400 आना चाहिए। देखो 13 है, ऐसे मैं इधर कर भी सकती हूँ, लेकिन आप लोग मैंने कर दिया है तो आप लोग अच्छे से कर लेना। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो गई, कुछ नहीं करना। अब आप लोगों को क्या करना है कि जब ये वैल्यू निकल जाए आप लोगों की, जब आपको NDP-FC, अब हमें क्या मिल गया, NDP-FC मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, NNP-FC निकालना है। तो NNP-FC निकालने के लिए हमें NDP-FC को प्लस करना है NFIA से। तो अब यहाँ पे कितना है आप लोगों का, 34,400 है, ठीक है, सॉरी 10, प्लस में क्या है NFI कितना दिया हुआ है यहाँ पे, विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय, साधन आय, ठीक है, तो प्लस में है तो कितना है यहाँ पे 200, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो जब आप लोग इसको प्लस कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने आप लोगों को आर्थिक सहायता वगैरह, ठीक है, कुछ नहीं, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको प्लस कर लो, 0,0456 हो गया एंड 30 ऐसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने किसके द्वारा निकाला है, आय विधि के द्वारा, ठीक है। मूल्य वृद्धि विधि हो गई, आय हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा आप लोगों का, नेक्स्ट होगा आपका व्यय विधि, ठीक है। कौन सी विधि होगी, व्यय विधि होगी। जैसे कि आप लोगों को व्यय विधि मैंने बताई थी, देखो मूल्य वृद्धि विधि बता दी, आय विधि हम कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें करवा दी हैं। ये पूरा क्वेश्चंस हो गया है हमारा, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या बोला गया है आप लोगों को, देखो ये हो गया। अब हम व्यय विधि पे आ जाते हैं। व्यय विधि क्या होती है, आई होप आप लोगों को आय विधि अच्छे से समझ में आ गई हो। यहाँ पे लिख लो व्यय विधि, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार और अच्छे से पूछ लेना, और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कैसे सबके फुल फॉर्म्स भी बताए हुए हैं, और फुल फॉर्म्स के साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया है
कि मतलब किस तरह से NDP-FC कैसे चेंज होगा, NIT कैसे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट MP में कैसे चेंज होगी, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर उसको देख लें और करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, हम आगे करते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यय विधि। अब व्यय विधि क्या है कि इसमें हमें ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। जैसे हम, क्योंकि देखो मैं एक टॉपिक करवा रही हूँ तो उसमें एक क्वेश्चन करवा दे रही हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हैं कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ आने वाला नहीं है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इजी से इजी मेथड में सोचा था मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो देखो इसको हम व्यय विधि स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये व्यय विधि को हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है आप लोगों का, इसमें सबसे पहले हमारा GDP MP निकलता है व्यय विधि में। तो आप लोगों का फॉर्मूला होगा GDP MP, ठीक है। GDP MP निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो शॉर्ट में कर लें, और अगर आप हिंदी में ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, GDP MP निकालने के लिए सबसे पहले हमें, पेन कहाँ है, वेट जस्ट सेकंड। चलो कोई नहीं, मैं इसी से करती हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि GDP MP निकालने के लिए हमें लिखना होता है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है, निजी अंतिम उपभोग व्यय चाहिए होता है, अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय चाहिए होता है, प्लस में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जिसे कि हम C बोलते हैं, ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। उसके बाद आपका पूंजी निर्माण होता है, मतलब सकल घरेलू पूंजी निर्माण, प्लस में शुद्ध निर्यात, प्लस में क्या आएगा, शुद्ध निर्यात। देखो अगर आप इसको शॉर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो शॉर्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, शॉर्ट में आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, मैं यही बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है GDP MP, ठीक है, लिख के, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं I प्लस G प्लस I प्लस G प्लस I प्लस G प्लस C प्लस X, ठीक है, X माइनस आयात माइनस निर्यात। जैसे अगर हमें आयात और निर्यात का फॉर्मूला फाइंड करना होता है तो हम इस तरह से x माइनस एन करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को इस तरह से करवाया है, ठीक है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत, आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट वाला ज़्यादा समझ में आ रहा हो। अगर आप देखो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखो, इसमें भी बताती हूँ मैं कैसे क्या निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा हमें निकालना नहीं पड़ता, सिर्फ आयात और निर्यात ही निकालना पड़ता है। अब देखो जीडीपी एमपी निकलने के बाद, जीडीपी जब एमपी निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना होगा, एनएनपी एफसी निकालना होगा। तो एनएनपी एफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें थोड़ा लॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पे एनएनपी एफसी निकालना है। देखो क्योंकि एमपी है तो एफसी पे जाना है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर एमपी से एफसी पे जाना है तो हम क्या करेंगे, नेट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जीडीपी जितने जो भी आएगा आपका जीडीपी एमपी को प्लस करना है। उसके बाद आपको अचल पूंजी वो मतलब मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, या मैं यहीं पे मूल्यह्रास लिख देती हूँ। मूल्यह्रास मैंने आप लोगों को उस वीडियो में ये भी बताया है कि मूल्यह्रास हम किसे किसे कहते हैं, मूल्यह्रास, अचल पूंजी का उपभोग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, पता होना चाहिए। डेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अचल मतलब पूंजी का प्लस नहीं करना, माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी, बताते बताते मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मतलब NIT यहाँ पे लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष ठीक है, थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे NFIA, क्योंकि NFI हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका NDP FC निकालने का फॉर्मूला होता है। प्लीज़ इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। और एक बार आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें डेप्रिसिएशन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं, NIT में क्या क्या होता है, ठीक है, NIT कैसे निकलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो इसमें एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, इसमें बोला गया है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP FC ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे हमें व्यय विधि द्वारा ज्ञात करना है, आपको पता है। सबसे पहले हमें GDP MP निकालना होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि GDP MP निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। GDP MP निकालने के लिए हमें C + I + G इक्वल में x - m, ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको IC, आप चाहे C आप यहाँ रख लो, चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। C का मतलब होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, G का मतलब होता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, I का मतलब होता है निवेश या फिर पूंजी निर्माण, ठीक है, और x - m आयात और निर्यात, ठीक है। तो x - m। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम C, हमारा C क्या है इसमें, आप लोग देख सकते हैं इसमें C हमारा क्या है, यहाँ पे C हमारा 1000 है, प्लस में I क्या है हमारा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय क्या है हमारा, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी कितना है 100, ठीक है, 100 है। उसके बाद आप लोगों का क्या है यहाँ पे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का है 500। मैंने थोड़ा आई यहाँ पे लिख लिया, आप लोग थोड़ा सही से करना, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर दो आप 100 और यहाँ पे कर दो 500। मतलब यहाँ पे आई आप क्या आ जाएगा, आई आपका कितना है यहाँ पे ये 100 है, और सी आपका जी कितना है आपका 500 है। अब यहाँ पे आप लोगों को x - m आयात माइनस निर्यात, तो आयात कितना है आपका, आयात और निर्यात 100 है निर्यात, और आयात कितना है 70। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 - 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको पहले हम कर देते हैं 100
प्लस में 500। अब यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 70 चला जाएगा 100 में से, तो आपका कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, पूरा प्लस करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 मतलब 1630। ठीक है, ये आपका 1630 क्लियर है, या 1630 आप ऐसे बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा भी बोलना है आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, NNPFC निकालना है, NNPFC निकालना है। तो NNPFC निकालने के लिए सबसे पहले हमें GDP MP प्लस में, मैंने आपको बताया था पहले डेप प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, डेप नेट NIT नेट, फिर प्लस में NFIA। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे 1630, ठीक है, प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है आपका, डेप्रिसिएशन 50 है, तो आप यहाँ पे 50 लिख लो। नेट कितना है, NIT नेट कितना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 30, बार भी प्लस हो जाता है, सॉरी, माइनस NIT आपका कितना है, यहाँ पे 30 है, और प्लस में NFI कितना हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है 20। तो अब इसको सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, तो आप इसमें से 50 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, इस तरह से आप कर लो। ठीक है, या माइनस माइनस प्लस 70 इसमें से निकल जाएगा, इसको प्लस कर दो, तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 1570। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लेना। आया समझ में इतना, कोई दिक्कत? ये आपका व्यय विधि था, और व्यय विधि, आय विधि आपको मैंने सारी चीज़ें करवा दी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो सारा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, बट अभी क्या है कि आप लोग बताना मुझे कि मैम मुझे चाहिए कौन सी विधि के चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चंस या कुछ अलग अलग क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर मुझे बता देना। मैंने आपको व्यय विधि, आय विधि और मूल्य वृद्धि विधि बहुत अच्छे से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से क्या होता है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग इतना ज़रूर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और बातों को समझते रहिए। बाय।